हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। इस वक्त सम्राट ने ज़बरदस्ती अपना नायरा को एंड्रिया की मदद से अंदर बैठवा दिया था। और जैसे वो रेयर व्यू मिरर से नायरा को देखे थे, वो थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, इसे बेहोश क्यों किया। एंड्रिया जो कहती है, तुम गाड़ी चलाने पर फोकस करो प्लीज़। अगर जल्द से जल्द हम उस जगह पर नहीं पहुँचे तो फिर कोई देख लेगा हमें और सारा प्लान खराब हो जाएगा। एंड्रिया तो खुद चाहती थी कि इस लड़की की शादी सम्राट के साथ हो जाए, तभी तो एंड्रिया के लिए फाइनली अंश मल्होत्रा बच पाएंगे। वो चाहे न चाहे मगर अंश से कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और उसे ये बात भी पता थी कि अगर वो इंडिया में रहेगी तो इस फीलिंग्स को वो ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएगी। इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसाइड की थी। उसे नहीं पता था कि अचानक से एक और मौका मिलेगा उसे अंश के सामने पहुंचने का, और अब वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अब अर्जुन की भी बारात अंदर आ चुकी थी। और जैसे ही अर्जुन अंदर की तरफ आए थे, वो सबसे पहले अंश से मिलते हुए उन्हें ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, फाइनली आज आपकी बहन को आपसे चुरा कर ले जाने आ गया हूँ मैं। अंश इस बात पर अपने आए हुए सारे गेस्ट की तरफ हल्का सा स्माइल कर देखते हैं और फिर उन्हें साइड में ले आते हुए कहते हैं, तुझे मैं अपनी बहन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बहन को गिफ्ट कर रहा हूँ। अर्जुन कपूर, मेरी बहन जैसा कहेगी तुझे वैसा करना पड़ेगा। और अगर उसने थोड़ी सी भी कंप्लेन की ना तेरे खिलाफ तो बेटा तू तो गया। मैंने बच्चों की तरह पाला है उसे, तुझे भी बच्चों की तरह ख्याल रखना होगा उसका। उसकी आंखों के आंसू अगर नीचे गिरे तेरी वजह से तो बस समझ लेना कि तेरे जाने का वक्त आ गया है। अर्जुन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है प्यारी बहन के प्यारे भाई, अब मेरा हाथ तो छोड़। आए हुए सारे बिजनेस एम्पायर जो कि अर्जुन और अंश से मिलने आए थे, और स्पेशली अंश से, उनसे अब एक एक करके सारे लोग मिलते जा रहे थे। अनुज बहुत ही ओवर एक्साइटेड होते हुए बालकनी से झांकते हुए कहती हैं, ओह वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी नीचे जाना है, मैं देखना चाहती हूँ उनका रिएक्शन। मुझे तो लगता है मुझे देखकर रो ही देंगे पक्का। जानवी ये सुनकर कहती है, और ऐसा क्यों, अर्जुन अब इतना भी कमज़ोर नहीं है। ये सुनकर अनुज कहती है, मेरे सामने जिस तरह से उन्होंने गिड़गिड़ाया ना कि मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँ, ऑब्वियसली मुझे इस हालत में देखकर तो उनकी आंखों से आंसू आ ही जाएगा। उनका ख्वाब था अनु राजन से शादी करना, और जब ख्वाब पूरे होते हैं ना तो आंसू अपने आप ही आ जाता है। वहीं अब लोग स्टेज पर पहुंचने लगे थे, और जैसे अंश को भी स्टेज पर ले जाया जाता है, तभी अंश अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, दैट्स एनफ नाउ। शादी और इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओगे कि अंश मल्होत्रा का हाथ पकड़े हुए हो। ये अर्जुन के आए हुए कुछ दोस्त थे और साथ ही अंश के भी अपने कुछ पुराने दोस्त। अब दुल्हन को भी बुलाने का समय आ चुका था, और फाइनली अब अनुज जल्दी जल्दी रूम से बाहर की तरफ निकलते हुए कहती है, ये लहंगा अगर भारी नहीं होता ना तो मैं तो दौड़ कर चली जाती। आपने जानबूझकर कितना महंगा लहंगा मेरे लिए ऑर्डर किया था ना मम्मा। तभी उसके पापा अश्विन जी आकर के अपनी बेटी को रोकते हुए कहते हैं, रुको, और वो उसके सर पर धीरे से अपने होठों को लगाते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो, और हाँ शादी के बाद अपने पापा को भूल मत जाना, एक लौती बेटी है मेरी। इस बात पर अनु अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, कभी नहीं भूलूंगी आपको, आप लोग कोई भूलने वाली चीज़ हो, कार्टून कैरेक्टर्स लगते हो मुझे दोनों, हमेशा मुझे हंसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। आप लोग को भूलूंगी नहीं मैं, और अभी मेरी विदाई नहीं हुई, अभी क्यों रुला रहे हो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर जानवी जी, शालिनी जी, सावित्री जी सब उसको एक एक करके गले लगाने लगे थे। वहीं उसके आए हुए कुछ बहनें जो कहती हैं, अब बस हो भी गया, चलो मुझे जीजू से पैसे लूटने हैं, तुम्हारी वजह से एंट्री टाइम में तो नहीं जा पाई ना मैं उनके पास। अनु अपना लहंगा पकड़कर निधि से कहती है, अच्छा सुनो, अब जरा नायरा के कमरे में भी तो चेक करो ना, वो कहाँ है, हम दोनों एक साथ जाएंगे ना नीचे, देखो सारे कैमरामैन भी खड़े हैं, वहाँ पर वीडियो शूट भी होगा, दोनों की शादी तो दोनों एक साथ जाएंगे, कहाँ है वो। सिर्फ अनु को ही ख्याल आया था नायरा का। ये सुनते शालिनी जी जो कहती हैं, आप लोग चलिए मैं उसको लेकर आती हूँ। भाई वो नायरा के अभी कमरे में जाती उससे पहले ही क्रिश जो आकर के शालिनी जी से कहता है, सर स्टेज पर नहीं जा रहे, आप प्लीज़ कहिए ना आंटी, आपको पता है ना वो कितने अकड़ हुए हैं। ये सुनते शालिनी जी मुँह बनाते हुए कहती हैं, रुको, अभी नायरा को बुलाऊंगी ना तो उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उन्हें कोई और बुलाने लगा था, जिससे वो क्रिश से कहती हैं, अच्छा सुनो, तुम ज़रा नायरा को बोलो कि वो तैयार रहे, मैं स्टाफ को भेजती हूँ, वो लेकर आएंगे उसे। क्रिश भी इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है,
ओके। अभी क्रिश दरवाज़ा खोलता उससे पहले उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा था। वैसे ये अंश का फ़ोन था जिसे वो भी अपने पास ही रखा हुआ था। अंश के फ़ोन पर एक अजीब सा नाम लिख कर के आ रहा था, रॉटन मटेरियल। ये कौन है? लेकिन सर का फ़ोन है, ऐसे तो उठा भी नहीं सकता, सर को ही देना पड़ेगा। और वो भाग कर जाता है और अंश को पीछे से टैप करते हुए कहता है, सर सर आपका फ़ोन। अंश हल्का सा उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, किसका है? क्रिश थोड़ी तेज आवाज में कहता है, सर कोई रॉटन मटेरियल है। जैसे ये बात सब लोगों ने सुनी थी, सब लोग के हाथों में इस वक्त ड्रिंक था और सारे लोग जो कि मुंह खोल करके क्रिश को ही घूरने लगे थे। क्रिश अपने मुंह को दबाते हुए कहता है, उप्स सॉरी। वही अंश जो उस फोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अविरल है ये, ला दो मुझे। और ये बोल करके वो फोन रिसीव करते हुए थोड़ा कॉर्नर साइड में चले जाते हैं क्योंकि आसपास बहुत सारा शोर मच रहा था। वो अब इस वक्त मेंशन के अंदर जाते हुए फोन को अपने कानों पर लगाते हुए कहते हैं, हेलो। उन्होंने भी हेलो ही बोला था कि तभी दूसरी तरफ से काफी तेज आवाज आने लगी थी। अंश, इस वक्त हम तुम्हारे मेंशन के बाहर हैं, गाड़ी में आए इस वक्त। ये सुनकर अंश कहते हैं, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, गाड़ी में हो तो उतर करके अंदर आ जाओ। तभी पीछे से नितिन जो कहता है, नहीं आ सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा ये बताओ सम्राट कहाँ है? ये सुनते ही अंश नाराज होते हुए कहते हैं, उसके बारे में बात मत करो, वो जहाँ भी रहे भाड़ में जाए, मुझे क्या। इस बात पर अविरल जो कहता है, नहीं नहीं, सम्राट की गाड़ी हमने जाते हुए देखी है। अंश इस बात पर दोबारा से नाराज होते हुए कहते हैं, कमान यार, क्या बकवास कर रहे हो। अच्छी बात है कि वो यहाँ पर नहीं है, अगर होता तो मैं पता नहीं क्या करता उसके साथ। तभी माना अपने हाथ में फ़ोन लेते हुए कहता है, अविरल तुम जल्दी जल्दी उनको फॉलो करो, गलती से भी अगर वो हमारे हाथ से निकल गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वो फ़ोन को कान पे लगाते हुए सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अंश हमने ना उसके गाड़ी में किसी लड़की को देखा है और साथ ही उसका दुपट्टा हल्का सा बाहर आया हुआ था। मुझे लग रहा है ना वो कोई लड़की है जो लहंगा पहनी हुई है। तेरे घर से कोई गायब तो नहीं है ना? आई मीन सब ठीक तो है ना? क्योंकि सम्राट ने पहले भी एक लड़की के साथ कुछ गलत किया था। देख कहीं कोई स्टाफ वगैरह तो गायब नहीं है? जैसे अंश ने ये सुना था, न जाने क्यों उनके दिमाग में सबसे पहले समायरा का चेहरा घूमता है और वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। अब वो काफ़ी तेज़ी में अब अंदर की तरफ दौड़ने लगे थे। आसपास के कई लोगों से उनका टक्कर भी होते जा रहा था, जिससे सारे लोग लगातार मुड़ करके अंश की तरफ ही देखने लगे थे। क्रिश भी इस तरह से अंश को भागता देख करके तुरंत उनके पीछे आता और आसपास के कुछ बॉडीगार्ड्स भी समझ गए थे कि ज़रूर कुछ मामला गड़बड़ है। अंश जैसे ही आकर के नायरा के कमरे को खोलते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, समायरा, समायरा कहाँ हो तुम? समायरा, शिट, तुम कहाँ हो? मुझे तुरंत ही अपनी लोकेशन भेजो। और फिर वो तुरंत ही क्रिश को आता देकर कहते हैं, गाड़ी निकालो बिना देरी के। और वो फ़ोन पर अपना कान लगाए हुए अपने रूम में जाते हैं और उसके साथ ही वार्डरोब से कुछ पेपर्स को लेकर के अपने हाथ में वो भी बाहर आने लगे थे। जहाँ इस वक्त सब लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, अनु भी आकर के स्टेज पर बैठ चुकी थी। वहीं अंश और उनके कुछ बॉडीगार्ड्स और साथ ही क्रिश जो कि मेंशन से बाहर की तरफ निकल रहे थे साइड एरिया से। और वो फ़ोन पर ही बात करते हुए कहते हैं, किसी भी हालत में वो गाड़ी तुम लोग की नज़र से ओझल नहीं होनी चाहिए और अपनी करंट लोकेशन शेयर करो मुझे। नितिन जो कहता है, हाँ हम करते हैं, और तू जल्दी आना, हमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। वैसे गायब कौन है? इस बात को सुनते ही अंश अभी कुछ बोल पाते उससे पहले अविरल कहता है, नायरा को लेकर जा रहा है सम्राट। नितिन इस बात पर गुस्सा करते हुए कहता है, छी, कितना बेशरम हो गया ये इंसान अपने भाई की बीवी के साथ। अंश अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा समायरा के साथ, तुम लोग बस मुझे लोकेशन सेंड करो और फ़ोन रखो। अब वो भी अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुके थे और पीछे से दो और गाड़ियां जो कि उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। सम्राट को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त उनको एक गाड़ी जो कि काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है। वो आराम से स्टीयरिंग पर फोकस करते हुए जल्दी जल्दी अपनी उस जगह पर पहुंचने जा रहे थे जहाँ पहले से ही सारा इंतजाम हो रखा था। वही वो एंड्रिया से कहते हैं, वहाँ के लोगों को तैनात कर देना कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, और एक बार हम लोग पहुँच गए तो बस उसके बाद फिर कोई भी आए, किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनते ही एंड्रिया जो कहती है, ओके काम हो जाएगा, मैंने पहले से सबको इन्फॉर्म कर दिया है और मैं एक और बार सबको इन्फॉर्म करके टेक्स्ट कर देती हूँ। कितना टाइम लगेगा वैसे? वही सम्राट अपने हाथ में लगे वॉच की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ उनके स्क्रीन पर इस वक्त सिर्फ 5 मिनट की दूरी दिखा रही थी और वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, 10 बजे के अंदर ही अंदर हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके होंगे।
अंश की गाड़ी की भी रफ्तार बहुत तेज थी। बिना किसी ट्रैफिक रूल को फॉलो किए अंश की गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी। नितिन ने भी इस वक्त अपनी कार की लोकेशन अंश के फ़ोन पर सेंड कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अनु जो हल्का सा परेशान होकर अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो रहा है ये सब? अर्जुन जो लगातार बस अनु की तरफ ही देखे जा रहे थे और वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनु को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, बस भी करो, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी तो शादी हो रही ना, हम इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन अनु को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कुछ निगेटिव होने वाला हो उसके साथ या फिर शायद उसके किसी अपने के साथ। वो घबराते हुए थूक गटकते हुए कहती है, मुझे भाई की आवाज़ सुनाई दी है, आपको नहीं सुनाई दी? मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी तक नायरा भी यहाँ पर नहीं पहुँची है, बगल वाला चेयर भी खाली है। अर्जुन उस तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे यार तुम अपने दिमाग को शांत रखो, अंश का मैटर है, वो सॉल्व कर लेगा, डोंट वरी अबाउट हिम। ये सुनकर अनु जो कहती है, भाई तो सॉल्व कर लेंगे मैटर, लेकिन नायरा कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई अब तक? मैं भी अपनी शादी और अपने आप को सजाने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं एक बार भी नायरा से मिली तक नहीं। सब ठीक हो, आई विश। अर्जुन जो कि उसकी तरफ हल्का सा क्लोज होकर के उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिए थे और धीरे धीरे अपने हाथों से उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं, सब ठीक होगा, डोंट वरी, तुम रोना बंद करो अब। लगभग 5 मिनट का सफ़र तय होता है और अब फाइनली सम्राट जो कि अपनी गोद में नायरा को लिए अंदर की तरफ आ रहे थे और जिस जगह पर वो यहाँ पर आए थे अंदर पूरी तरह से रेड कारपेट बिछा हुआ था और बीच में एक बड़ा सा मंडप सजा था जहाँ पंडित जी पहले से ही हवन कुंड को तैयार करके बैठे हुए थे। वहीं जैसे ही अब फाइनली नायरा को सम्राट लेकर वहाँ पहुंचे थे, वो उसे ले जा करके ठीक उसी मंडप के पास बैठाते हुए कहते हैं, पंडित मंत्र शुरू करो। और फिर वो 4-5 आदमियों से कहते हैं, ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, ज़्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, लेकिन जब तक वो यहाँ पर आए तब तक मैं इसकी मांग में सिंदूर भर चुकाऊंगा और ये मेरी बीवी होगी। लेकिन तभी पंडित जी सम्राट से कहते हैं, जब तक ये लड़की जग नहीं जाती शादी नहीं हो सकती। ये सुनते ही सम्राट जो अपने हाथों में एक चाकू लेकर के पंडित को दिखाते हुए कहते हैं, ओ पंडित ज़्यादा नाटक मत कर, जैसे शादी करवाना है करवा, लेकिन बस शादी होनी चाहिए। लेकिन पंडित डरते हुए कहते हैं, मगर इससे शादी संपन्न नहीं मानी जाएगी अगर दोनों जगह मतलब होश में ना रहे तो। ये सुनते ही सम्राट जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, ओह गॉड एंड्रिया, तुमसे किसने कहा था इसको बेहोश करने के लिए? एंड्रिया जो नाराज होते हुए कहती है, तो मैं क्या करती, वो आ ही नहीं रही थी हमारे साथ, मुश्किल पड़ रही थी इसी वजह से। वहीं अब सम्राट जो कि लगातार नायरा के गालों पर टैप कर रहे थे तो कभी उसके हाथों पर और उसको जगाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो बार बार उसके गालों पर टैप करते हुए कहते हैं, उठो उठो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और अंश के मुंह पर यह बहुत ही अच्छा तमाचा होगा जब उसकी होने वाली बीवी मेरी हो चुकी होगी तो। और जब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर जाऊंगा ना, सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पहले तो मुझे लगता था कि मेरे दादाजी मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर अब समझ में आया ये तो सबकी चाल थी। मुझे लगता है कि दादू भी अंश के सपोर्ट में है और वो भी यही चाहते हैं कि अंश की शादी अंश के साथ हो, क्योंकि अंश बहुत अच्छा है ना। और मैं सबकी नज़र में सिर्फ बुरा बनकर रह गया। तुम्हें उठना होगा मेरे लिए, उठो। लेकिन नायरा तो पूरी तरह से बेहोश थी, उसको कहाँ होश आने वाला था इतना जल्द। तभी एंड्रिया जो कि अपने हाथ में लिए बोतल को लेकर आती है और जल्दी से उसका कैप खोल करके पूरा पानी उसके मुंह पर उड़ेल देती है। जैसे ही नायरा के मुंह पर पानी पड़ा था वो धीरे धीरे होश में आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो भी हल्का फुल्का मदहोशी में ही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और उसका होंठ जो कांपना शुरू कर दिया था। पानी इतना ठंडा था जिसकी वजह से उसे काफ़ी ठंड लगनी शुरू हो गई थी। वहीं सम्राट उसकी हालत को देखकर कहते हैं, इससे क्या हो रहा है, अब उठो तुम। वहीं नायरा धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो मम्मी मुझे बचा लो। ये सुनते ही सम्राट जो कि उसको उठाते हुए कहते हैं, अरे मम्मी नहीं हूँ मैं, सम्राट हूँ, उठो, तुम्हारा होने वाला पति। तुम उठ रही हो या नहीं? नायर जो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और ये बहुत ही वो ज़बरदस्ती कर रहे थे और अपनी आंखें फाइनली खोल करके गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ आप कौन? मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे डर लगता है आपसे।
वो इस वक्त नहीं समझ पा रही थी कि इस वक्त उसके सामने अंश नहीं बल्कि सम्राट बैठे हुए हैं। सम्राट जो उसको जबरदस्ती खड़ा करते हुए कहते हैं, उठो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नायरा से पूरी तरह से कांपते हुए कहती है, हाँ, नहीं, मुझे मत मारना, मुझे शादी नहीं करनी आपसे, आपसे बहुत डर लगता है मुझे। सम्राट ये सुनकर कहते हैं, मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, मैं अंश की तरह बुरा नहीं हूँ, सच्ची में। पंडित, अब तो मंत्र पढ़ना शुरू करो। वहीं अब पंडित भी मंत्र बोलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि नायरा अब धीरे धीरे होश में आने लगी थी और अब जाकर के उसके ठीक सामने सब कुछ क्लियर हो पाता है। चेहरे तो अभी भी उसको धुंधले धुंधले से नजर आ रहे थे, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा था कि ये जिस जगह पर है, ये जगह वो तो नहीं है जहाँ पर उसे होना चाहिए, यानी कि मल्होत्रा मेंशन। अभी पंडित जो कि उन दोनों को बैठा करके मंत्र पढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे एंड्रिया परेशान होकर पंडित से कहती है, जल्दी करो, पता नहीं कौन आ गया, अगर अंश मल्होत्रा आए ना तो कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही सम्राट जो रुकते हुए कहते हैं, हे, तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? मेरे सामने उसकी तारीफ करने वालों से नफरत होती है मुझे, समझी तुम? और तुम जल्दी करो यार, वो पंडित से बोल रहे थे, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। पता तो उन्हें भी था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन वो बस इतना चाहते थे कि जब तक अंश यहाँ पर आए तब तक ये शादी पूरी हो चुकी हो। नायरा जब अपनी आधी आंखें खोले सामने की तरफ बस देखे जा रही थी और रह रह करके उसकी शरीर भी इधर उधर झूल रही थी, जिसे सम्राट ने अपने हाथों में पकड़ कर रखा था, क्योंकि अगर वह सामने की तरफ गिरती तो उसका चेहरा हवन कुंड में जा सकता था और उसका चेहरा पूरी तरह से जल सकता था। वहीं बाहर से अब और तेज तेज आवाज आना शुरू हो चुका था और तभी जोर से एक आवाज आती है और दरवाजा धड़ाम से खुला था। पहले उस दरवाजे पर 2-3 गोले के निशान भी आए थे। उसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है, सम्राट एकदम से घबरा करके खड़े होने वाले होते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि ये अंश मल्होत्रा नहीं बल्कि 3 और नमूने जो कि हमेशा अंश के साथ चिपके रहते थे, अविरल, मानव, नितिन, अपने अपने हाथों में गन लिए इस वक्त सम्राट के सामने आ चुके थे और तीनों ही सम्राट की तरफ गन तानते हुए कहते हैं, ये शादी रोक दो सम्राट, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, और अंश भी बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने वाला है। तभी इस बात को सुनते हुए सम्राट हंसते हुए कहते हैं, एंड्रिया, संभालो इन तीनों को, मेरी शादी के बीच में जो भी आए उसे मार दो। एंड्रिया जो कि फाइटिंग में मास्टर थी और जैसे ही उसने अपने एक किक मारे थे, तीनों के हाथ से बंदूक जाकर के नीचे गिरती है और तीनों को जोर जोर से एंड्रिया के पैरों से चोट लग चुकी थी। 2 लोगों को तो वो पहले गिरा चुकी थी। वो फाइनली अविरल के पास आते हैं और उसके गले पर अपना हाथ दबाते हुए कहते हैं, तुम्हें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो ना? ये सुनते अविरल जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, छोड़ मुझे, मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। तभी एंड्रिया जो कहती है, अविरल, जस्ट कीप योर माउथ क्वाइट, मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है, और वैसे भी उस आदमी तो बोला ही है कि अगर उनकी शादी के बीच कोई भी आए तो मैं उसे मार सकती हूँ, तो मैं तुम्हें खामखा मारना नहीं चाहती। लेकिन तभी अविरल एक चीज़ नोटिस करते हुए कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, कौन हो तुम? जैसे ही एंड्रिया ने ये सुना था, वो थोड़ा सा हैरान होकर खुद से ही परेशान होते हुए कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कहीं शक ना हो जाए मुझ पर, क्योंकि ये तीनों मुझसे कभी मिले तो नहीं पर मेरा जिक्र तो सुने ही है और वीडियो कॉल पर मुझसे बात भी तो किया था। वो इन्हीं सब सोच में पड़ी हुई थी कि तभी पीछे से नितिन जो खड़ा होता है और अपने हाथ में एक भारी सा सामान लेकर के अभी वो पीछे खड़ा ही था। तभी अविरल जो इशारा करते हुए कहता है, अभी मार ना, अभी मार। लेकिन तभी नितिन जो हाथ नीचे करते हुए कहता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, मैं नहीं मार सकता यार। ये सुनते ही जैसे एंड्रिया पीछे की तरफ मुड़ी थी, अविरल जो कि उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर गिराते हुए कहता है, मुझे मारेगी? मानव, जा जाकर के रोक शादी। लेकिन अभी मानव आगे बढ़ता उससे पहले ही कार मानव को जोर से पकड़ लिए थे। अब मौका नितिन के हाथ में था। जैसे ही वो अपने भारी से सामान को ले जाकर के सम्राट के सामने शादी को रोकने के लिए पहुंचा था, सम्राट के हाथों में जो चाकू था वो ले जाकर के वो नितिन के पेट पर जोर से मारे थे। पहले तो नितिन को अंदाजा नहीं था, वो तो अपने हाथ में लिए सामान को ले जाकर के इस वक्त सम्राट के सर पर फोड़ने वाला था ताकि ये शादी रुक जाए। लेकिन पेट में चाकू घुसने के बाद उसकी हालत पूरी तरह से बेहाल हो चुकी थी। अब जाकर के समायरा की आंखों के सामने सब कुछ क्लियर होना शुरू हुआ था, क्योंकि नितिन ने काफी तेज आवाज में चिल्ला करके वो वहीं पीछे की तरफ गिरने लगा था।
सम्राट जो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे साइड में ऑलमोस्ट धक्का दे करके गिराते हुए कहते हैं, हवन कुंड में मत गिर, वरना तेरी लाश को जला करके शादी करूंगा मैं। आज मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। अंश अंश अंश। वहीं जैसे ही नितिन को इतना तेज आवाज में चिल्लाता मानव और अविरल ने सुना था, अविरल जो भाग कर आता है और नितिन को जोर जोर से उठाते हुए कहता है, नितिन नितिन नितिन, क्या हो गया तुझे? वहीं नितिन जो इस वक्त सम्राट और नायरा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उन लोगों का बेहरा होने जा रहा है, रोक उसे। अगर ये लड़की हाथ से निकल गई ना अंश के, तो अंश को कोई संभाल नहीं पाएगा। अविरल अविरल जो जोर से गुस्से में खड़े होकर के सम्राट के सामने जाता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। नितिन ने क्या किया था? उसे क्यों मारा? अगर उसे कुछ भी हुआ ना सम्राट, मैं बता रहा हूँ मार दूँ। लेकिन अभी वो आगे कुछ बोल पाता तभी उससे पहले ही उसके हाथ में चाकू लग चुका था। सम्राट जो हंसते हुए कहता है, चाहता तो तेरे गर्दन पर भी मार सकता था, लेकिन शादी के वक्त मैं इतना बुरा काम नहीं करना चाहता। मारूंगा, आराम से मारूंगा। वहीं अविरल जो हंसते हुए कहता है, बहुत गलती कर दी तूने साले, तुझे यही लड़की मिली थी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ सम्राट, शादी रोक दे। तुझे कोई आइडिया नहीं है कि अंश को इस लड़की की कितनी जरूरत है। समायरा को भी अब ये सब कुछ बातें सुनाई दे रही थी। वही सम्राट जो कहता है, क्यों, उसे क्यों जरूरत है? उसके आगे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है। उसके तो घर वाले भी चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन मेरे घर वाले कहाँ चाहते हैं कि मेरी शादी हो। घर वाले दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के साथ एक जैसे नहीं अविरल, और तुम मुझे नहीं रोक सकता। अब अविरल के भी हाथों में असहाय पेन होने लगा था और वहीं वो सम्राट के पैरों की तरफ गिरते हुए कहता है, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ सम्राट। हमने उसके गुस्से को झेलने के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि हमें पता था उसका गुस्सा अगर बाहर नहीं निकलेगा तो उसके शरीर में घर कर जाएगा, वो मर सकता है। जब से यह लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है ना, वो पुरानी नायरा को भूल चुका है। एंड्रिया जो इस वक्त मानव को मारे जा रही थी, लेकिन जैसे उसने ये बात सुनी थी उसके भी हाथ एकदम से रुक गए थे और वह पीछे मुड़कर एंड अविरल की बातों को ध्यान से सुनने लगती है। और वहीं उसके एक एक कदम जो कि अविरल की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे। अविरल जो अपने हाथ में लगे चाकू को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, अंश हमारा दोस्त है और हम उसे बहुत मानते हैं। अगर उसके लिए जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज यार, तू तो उसका भाई है, थोड़ी तो रहम कर उस पर। बचपन से उसने बहुत कुछ झेला है। इस लड़की को छोड़ दे प्लीज यार सम्राट, छोड़ दे इस लड़की को। तभी सम्राट जो कि झुक करके अविरल के बालों को जोर से पकड़ते हैं और उसे उठा करके साइड में फेंकते हैं और हवन कुंड का एक लकड़ी लेकर के अपने हाथ में लेते हुए उससे कहते हैं, बस अब बहुत हो गया। जब तक तुम सबके मुंह पर इस लकड़ी से नहीं मार देता तब तक तुम लोग शांत नहीं होगे, है ना? जैसे ही अभी सम्राट के हाथ अविरल के मुंह पर पड़ पाते उससे पहले ही एंड्रिया जो कि उसके हाथ से उस लकड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आह, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? शादी होना जरूरी है ना? शादी करो, जल्दी जल्दी फेरे लो, अभी सिर्फ 2 फेरे कंप्लीट हुए हैं। वही मानव को भी अब सम्राट के आदमियों ने छोड़ दिया था और मानव जो जाकर के नितिन को जोर जोर से जगाते हुए कहता है, नितिन नितिन प्लीज यार, आंखें मत बंद करना, हम तुझे लेकर चलेंगे हॉस्पिटल, कुछ नहीं होगा तुझे। अभी तो तेरे साथ बहुत सारी दारू पीनी है यार। अभी अंश की शादी, हमें अंश की शादी भी तो एंजॉय करनी थी ना यार साथ में। नितिन उठना यार। अविरल भी बेहाल होकर के अपने सर को ले जा करके नितिन के हाथ पर रखते हुए कहता है, नितिन यार तू ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता बे। अभी तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। तुझे मुझसे ट्रेनिंग चाहिए थी ना कि गर्लफ्रेंड कैसे पटाते हैं, और तुझे अंश की कंपनी में काम भी तो करना है ना। अबे यार इतना कुछ एक साथ झेले हम, अब अंश की खुशी का वाकई मौका है तो तू छोड़कर नहीं जा सकता। देख नितिन, अंश ना पहुंचने वाला होगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, वो सब ठीक हो जाएगा नितिन। लेकिन नितिन जो कि अब कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा था, उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और ये सब देखते हुए तीनों रो ही रहे थे। अविरल और मानव उसके साथ ही साइड में खड़ी एंड्री अभी पीछे दीवार का सहारा लेकर के रोने लगती है और अपने चेहरे को छुपाते हुए कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया। अगर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो आज उनकी कंडीशन नहीं होती ना।
क्या करूं मैं? बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके मैं उनकी ज़िंदगी दोबारा ठीक कर दूंगी। अभी छठवां फेरा कंप्लीट होता है और सातवें फेरे में जैसे ही वो लोग पहुंचे थे, तभी दोबारा से बाहर काफ़ी तेज़ तेज़ गोलियों की बरसात की आवाज़ सुनाई देने लगती है, क्योंकि इस वक्त कोई और पहुंच चुका था इस शादी को रोकने के लिए। और जैसे ही ये आवाज़ सम्राट के कानों में पड़ी थी, उसके कदम अब और ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। और अब नायरा भी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगा था। सब कुछ समझ में आने लगा था, जिससे वो भी अपने लहंगे के दुपट्टे को सम्राट के लगे कपड़े से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन सम्राट जो अभी आधा फेरा और कंप्लीट करते हुए कहता है, चलो जल्दी, बस एक फेरा बचा है, उसके बाद सिंदूर और मंगलसूत्र और तो मेरी बीवी। लेकिन अभी ऐसा हुआ ही था कि तब तक बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आकर के उन लोगों को घेर चुके थे और सम्राट के सामने सब अपनी अपनी राइफल को ताने हुए खड़े थे। तभी बाहर से अंश के फाइनली दरवाजे को ऑलमोस्ट गिराते हुए अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि दरवाजा पहले से ही काफी हद तक टूट चुका था। और उनके साथ क्रिश भी मौजूद होकर के सामने की तरफ बंदूक को तानते हुए कहता है, सम्राट, हो गया आपका काम खत्म, शादी रोक दो। तभी सम्राट अंश की तरफ देखते हुए कहता है, हमारी शादी हो चुकी है और अब जितनी बची है वो तेरे सामने होगी अंश। वही अंश अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए कहते हैं, बहुत हो गया नाटक, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुझे। अगर तूने बात नहीं मानी तो मैं गोलियों की बारिश करा दूंगा और तेरी शरीर छलनी छलनी हो जाएगी सम्राट। अब तक घर वालों का लिहाज कर रहा था, इस वक्त तुझे जिंदा छोड़ रखा था, उस लड़की से दूर हो जा। और ये बोलकर के वो एक एक कदम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी सम्राट अचानक ही अपने हाथ में लिए उसे चाकू को, जिसमें पहले से ही खून चूरा था, उसे नायरा की गर्दन पर लगाते हुए कहता है, मार दूंगा इसे अगर आगे एक कदम भी बढ़ाया तो। सम्राट वाकई अपने कामों को लेकर बहुत साइको था और जैसे अंश ये देखे थे, पहली बार अंश की आंखों में थोड़ा डर तैर गया था। अगर बात अपनी जान पर आती तो शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही नायरा की गर्दन पर चाकू लगा था, वो एकदम से अपना हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं, सम्राट, सम्राट नो। वही सम्राट से दिखा करके हंसते हुए कहता है, वो देख तेरे दो दोस्त भी आए थे शादी रोकने के लिए, देख क्या हाल किया मैंने। मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अंश, लेकिन तेरे बदले के चक्कर में मैं इसको मार कर इसकी लाश से शादी करूँ, समझ रहा है ना तू? दूर रह, ए मर, ए पंडित मंद। और वही वो अंश से कहते हैं, चलो सबके सब बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो। अंश ने भी सबको पीछे से इशारा कर दिया था, एवरीवन पुट योर गन्स डाउन। और ये बोलकर वो भी झुकते हुए अपने हाथ में लिए गन को नीचे की तरफ रखने ही वाले होते हैं। और रखते रखते अचानक ही वो हल्का सा ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ इस वक्त सम्राट की नज़र थोड़ी देर के लिए नायरा के चेहरे पर जा चुकी थी, क्योंकि वो लगातार रोए जा रही थी। सम्राट उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बस थोड़ा देर और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक ही उनकी आंखों पर कुछ जोर से लगा था और वो जाकर के पीछे धड़ाम से गिरता है। और जैसे ये हुआ, नायरा जो बिना देरी किए अपने दुपट्टे को अपने शरीर से निकाल करके भागते हुए अंश के पास आकर के जोर से उनके बाहों से लिपट गई थी। और वो बस बार बार अविरल और नितिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मार दिया उन्हें, मार दिया, उसे बचा लीजिए, वो मुझे बचाने के लिए आए थे, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। अंश जो कि नायरा के चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं और जोर से उसे अपने सीने से लगा करके क्रिश से कहते हैं, तुरंत लेकर जाओ उन्हें हॉस्पिटल, और नितिन को कुछ नहीं होना चाहिए क्रिश। वही बोल करके अभी नायरा का हाथ पकड़कर जैसे अविरल तक पहुंचते, लेकिन अविरल जो अभी होश में ही था और वह उनसे कहता है, तू जा, मंडप सामने है, जा लड़की के साथ शादी कर ले अंश, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। वही अंश कहते हैं, पर तुम लोग की ये हालत है, मैं सब शादी कैसे कर सकता हूँ, दिमाग मत खराब करो, चलो। वह अविरल को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने चाह रहे थे, लेकिन तभी अविरल उनको रोकते हुए कहता है, हम संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, नितिन को हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, मैं अपने पैरों तले जा सकता हूँ, तू जा शादी कर प्लीज़ यार, तेरे लिए और बलिदान नहीं दे सकता मैं, वैसे बहुत गालियाँ सुनी है और बहुत मार खाए तुझसे, अब तेरा गुस्सा सिर्फ ये लड़की संभाल सकती है, हम नहीं, अब खुद को इसके हवाले कर दे, जा शादी कर। अंश एकदम से इमोशनल होकर के अविरल की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर तुम। अविरल जो कहता है, बस बहुत हो गया, दोस्त मानता है ना, तू जा कर के शादी कर। ओ पंडित, आगे का मंत्र पढ़ना शुरू करो। वही वो एक बार नायरा की तरफ देखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो मंडप की तरफ आ चुके थे। वह इस वक्त सम्राट की तरफ रखते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहता है, रुक जा अंश, मैं तुझे
कि तभी एंड्रिया जो पीछे से आकर के सम्राट के पीठ पर जोर से अपना पैर मारते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अब जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। अंश को दोबारा से आवाज़ जैसे ही सुनाई दी थी, उनके सर में दोबारा से दर्द उठने लगता है, जिससे वो अपने एक हाथ को, जिसको अभी उन्होंने नायरा के हाथों में पकड़ रखा था, और दूसरे हाथ पर वो अपने सर को रखते हुए, नो 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 नॉट अगेन। तभी नायरा जो कि उनके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आप ठीक हैं? इस वक्त वो दोनों बैठे हुए थे और वहीं अंशु की नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ आई एम फाइन, तुम ठीक हो? पहली बार नायरा को इतने प्यार से अंश ने कुछ पूछा था। वो रोते अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, अब ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। अंश इस बात पर अपना सर उसके सर से हल्का सा टच कराते हुए कहते हैं, मेरे भी। वहीं पंडित जो कहते हैं, तो हम शुरू से शुरू करें या फिर? अंश कहते हैं, सिंदूर और मंगलसूत्र का रस्म पूरा करो, शादी उतने में खत्म हो जाएगी। और अब ऐसा ही होता है। अंश के हाथ में अब सिंदूर की डिब्बी थी, जिसे खोलते हुए अब फाइनली अंश जो कि एक बार नायरा के चेहरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मांग में वो सिंदूर भर चुके थे, जिससे नायरा की आंखों के आंसू जो रह करके उसके गालों तले नीचे की तरफ उतरने लगे थे। लेकिन अंश इस बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे और वो फाइनली अब उसके गले में मंगलसूत्र डालते हैं और उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, No, that's it. You are done. We are married. नायरा जो इस बात पर रोते हुए अपने सर को नीचे झुका रही थी, और वहीं ये बात वो इस वक्त नायरा की तरफ देखकर नहीं बल्कि इस्माइल, और वही सम्राट जो जोर से अपने हाथों को ले जाकर के एंड्रिया के पैरों पर रखता है और उसे गिराते हुए खड़े होकर कहता है, सोहली, धोखा दिया मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी ये बोलकर जैसे ही सम्राट दोबारा से अपने हाथों में लिए उसी चाकू को ले जाकर के एंड्रिया की तरफ मारता, उससे पहले अंश आकर के उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं, अब अगर कोई मरेगा तो वो तू है सम्राट। फिलहाल मैं नितिन के पास जा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है। अविरल को भी अब हॉस्पिटल ले जाया गया था और इस वक्त मानव, क्रिश, उनके बॉडीगार्ड्स और साथ ही अंश और नायरा यहाँ पर बचे हुए थे। वहीं एंड्रिया जो कि अंश को इस तरह से खुद को बचाता देखकर अपने मन में ही कहती है, अभी भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए ख़त्म नहीं हुआ ना अंश। मैं जानती हूँ ये शादी तो सिर्फ एक नाटक होगा, तुम मुझसे ही प्यार करते हो। मैं दोबारा से तुम्हारे सामने वही नायरा बनकर आऊँगी और सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद इस लड़की का क्या करना है ये मैं बाद में सोचूंगी। वह इस बात पर सम्राट जो अपने सिर को झुकाए हुए कहता है, तू फिर से जीत गया अंश, और मैं एक बार फिर से हार गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अंश इस बात पर अपने एक बाह में तानते हुए कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मानने न मानने से कुछ बदलने वाला है? अगर ऐसी गलतफहमी में जी रहे हो तो अपनी गलतफहमी दूर कराओ। और फिर वो नायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, चलो मेरी बीवी। लेकिन तभी नायरा का पैर जो कि लड़खड़ा रहा था और वो चल नहीं पा रही थी ठीक से। अंश जो काफ़ी रफ्तार से चल रहे थे, वहीं नायरा जो अपने पैर को एक लंगड़ी करते हुए चल रही थी, जिसे देख करके अंश उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? नायरा अपने पैर की तरफ दिखाते हुए कहती है, वो शायद चोट लग गई होगी। जब झटके से सम्राट ने उसे ले आकर के मंडप में बैठाया था तो नायरा गिर गई थी और साथ ही उसके पैरों पर काफ़ी तेज चोट भी लग गई थी, जिसको सम्राट ध्यान नहीं दिए। उस वक्त तो नायरा बेहोश थी, उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, जिससे अंश बिना कुछ सोचे समझे अचानक ही उसको अपने कंधे पर उठा। उसकी बातें सुनकर अंश जो भी उसकी पूरी बात को कंप्लीट भी नहीं होने दिए थे और तुरंत ही उसे अपने कंधे पर उठा लिए थे, जिससे नायरा थोड़ा परेशान होकर कहती है, ये क्या तरीका है? अंशु उसको ले जाकर के गाड़ी के अंदर बैठाते और तुरंत ही गाड़ी को ले जाने का इशारा कर दिए थे, वो भी हॉस्पिटल की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अनु और अर्जुन भी मंडप में बैठे हुए थे, लेकिन इस वक्त अनु जो लगातार रोई जा रही थी और शादी के लिए मना कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके भाई को या नायरा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, और सबसे ज़्यादा वो अपने भाई के लिए डर रही थी। लेकिन जैसे तैसे लोग उसे मनाने की कोशिश करते हुए अब उसे शादी के मंडप में बिठा चुके थे और शादी की रस्म भी उस तरफ शुरू हो चुकी थी। लेकिन जयचंद्र भी सारे गेस्ट के सामने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील कर रहे थे और ये एम्बैरसमेंट उन्हें अंश की वजह से मिल रही थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे अंश पर। अब एक तरफ अनु और अर्जुन की शादी जो कि कंप्लीट होती और वहीं दूसरी तरफ अंश जो कि हॉस्पिटल आ चुके थे नायरा के साथ।
वो धीरे धीरे नायरा को अपने साथ ले आते हुए उसे बिठाते हुए कहते हैं, तुम यहीं पर बैठो, मैं देख कर आता हूँ। डॉक्टर जो कि अविरल की कंडीशन को बहुत ही नॉर्मल बताते हैं, लेकिन वहीं नितिन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। दूसरे डॉक्टर आकर के अंश को बताते हैं कि उनके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है और अब उनके शरीर काफ़ी हद तक वीक पड़ चुके हैं। ब्लड लॉस की वजह से उनकी कंडीशन में ये प्रॉब्लम है। अगर ब्लड नहीं मिला सही टाइम पर तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सारी बातें नायरा भी चुपचाप बस सुन रही थी और काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। अंदर ही अंदर वो भगवान से प्रेयर कर रही थी, उसकी ज़िंदगी में जो दुख है वो तो है ही, कम से कम आज किसी और की ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि वो इस इल्ज़ाम के साथ कभी ज़िंदा नहीं रह पाएगी कि उसकी वजह से या फिर उसे बचाने की कोशिश में किसी ने अपनी जान गंवा दी। नायरा जो लगातार भगवान से अभी प्रेयर कर रही थी, वहीं अंश जो कि तुरंत ही बिना देरी के अपने कोट को निकालते और अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहते हैं, जितना खून लेना है ले लीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात जैसे ही नायरा के कानों में पड़ी थी, झटके से वो भी अंश की तरफ देखती है। इस वक्त वैसे तो उसके ठीक सामने अंश की पीठ थी, लेकिन फिर भी वो अंश को देखकर काफ़ी हद तक हैरान थी कि आखिर ये कौन सा शख्स है जो सबकी जान लेने की बात करता है। क्या वो वाकई किसी के लिए इतना सॉफ्ट भी हो सकता है? लेकिन तभी डॉक्टर जो उनकी हालत को देखकर कहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है सर, और आपका खून। कि तभी अंश कहते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप डोनर ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव, मेरा खून लिया जा सकता है। लेकिन उनकी हालत को देखकर डॉक्टर जो कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना होगा सर, उसके बाद ही हम आपका खून ले सकते हैं। ये सुनकर अंश गुस्साते हुए कहते हैं, अब मैं अपना ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल करूँगा? तभी कृष्ण अंश को आकर के जल्दी जल्दी शांत करते हुए कहता है, सर सर सर, अगर आप नाराज़ होंगे तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और खून देने में आपको और ज़्यादा देरी महसूस होगी, इसलिए सर आप कोशिश करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। शायद क्रिश की बातें सुनकर अंश जो कि अपने एक हाथ को ले जा करके उसे कंधे पर जोर से रखते हैं और अपना हाथ उसके कंधे पर गड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो अब तुम भी मुझे सिखाने आ गए। क्रिश जो जिस तरफ अंश का हाथ रखा होता है उसी तरफ झुकते हुए कहता है, सर ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे ब्लड प्रेशर और हाई होगा आपका, छोड़ दीजिए सर, मुझे पुष्पा नहीं बनना सर। ये सुनते ही अंश अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं, सबके सब ड्रामेबाज पड़े हुए हैं, दूर रहो यहाँ से। तुम्हें देख देख कर कि मेरा दिमाग और ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। अगर समारा पर नज़र रखते तो ये सब होता ही नहीं, ना किडनैपिंग और ना ही नितिन की ये हालत। क्रिश जो बेचारा मुंह बना करके अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, अब मैंने क्या किया? आपकी बीवी थी, मैं कैसे नजर रखता? उसने बहुत धीरे तो बोला था, लेकिन तभी अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, कुछ कहा तुमने? क्रिश जो साइड में खड़े होते हुए कहता है, सॉरी सर, कुछ नहीं। नायर जो बस चुपचाप अंश के चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। अंश जो आकर के आराम से उसी जगह पर बैठते हैं जहाँ इस वक्त नायरा बैठे थे और अपने हाथों को ले जा करके चेयर पर पूरी तरह से फैला चुके थे और सीलिंग की तरफ अपनी निगाहें करते हुए कहते हैं, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पहली बार देख रही हो? ये सुनते ही नायरा अपना चेहरा धीरे से नाम हिलाकर कहती है, देखी तो बहुत बार हूँ, मगर इस शख्स को पहचान नहीं पा रही हूँ। अंश उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्यों, ज़्यादा डरावना लग रहा हूँ आज मैं? और इस तरह घूरो मत मुझे, डॉक्टर ने कहा है ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है, तुम्हारी शक्ल देख करके तो वैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नायरा अभी भी अपनी नज़र को उनके चेहरे से नहीं हटाई थी, जिससे अंश थोड़ा और गुस्से में आकर के उसके करीब होते हुए कहते हैं, क्या ऐसे क्या देख रही हो? हाँ? नायरा जो हल्का सा स्माइल करते हुए पूछते हैं, जब मेरे गर्दन पर चाकू रखा था सम्राट जी ने, आप इतना घबरा क्यों गए थे? जैसे ही उसने अपनी मीठी आवाज़ में ये क्वेश्चन किया था, क्रिश भी पीछे से कहता है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे ये बात तो मुझे भी जाननी थी सर। पहले अंश एक बार क्रिश की तरफ देखते हैं और फिर नायरा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, हेलो, इसका कुछ आलतू फालतू मतलब मत निकाल लेना तुम। ऑब्वियसली अगर किसी की जान जा रही है तो मैं कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करता ही ना। अब क्या कहता कि हाँ मार दो उसे? जिससे नायरा जो कहती है, आप तो मुझसे नफरत करते हैं और आप तो हमेशा खुद ही कहते रहते हैं कि मेरा बस चले मैं तुम्हें मार दूँ। तो अगर मैं मर जाती तो अच्छा होता ना आपके लिए, आपका सिर दर्द कम हो जाता। अंश इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वैसे बात तो सही कह रही हो तुम। बुलाऊं क्या सम्राट को दोबारा से? बोलूं? मार ही दो इसे, बहुत पकाती है। इस बात पर नायरा अपना सिर नीचे करते हुए कहती है,
आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत बुरे हैं। एक्चुअल में आप इतने भी बुरे हैं नहीं, और अगर बुरे होते तो मुझे बचाने के लिए नहीं आते आप वहाँ पर। अंश इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी शादी उस सम्राट के साथ नहीं होने दे सकता था। सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। और अगर इसका तुम कुछ और मतलब समझ रही हो या फिर ये समझ रही हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इस गलतफहमी में तो तुम मत ही रहना। नायरा जो फिर से अपनी थूक गटकते हुए उनकी तरफ देखकर पूछती है, तो फिर मेरी शादी उनसे हो जाने देते, क्या फर्क पड़ता है? अंश ने जैसे दोबारा ये सवाल सुना था, वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरा नस अभी इसी वक्त फट जाएगा तुमने इस तरह की बातों को कंटिन्यू रखा तो। चाहती क्या हो तुम? तभी धीरे से नायरा अपना हाथ ले जाकर के अंश के हाथों पर रखते हुए कहती है, बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी अगर किसी और के साथ हो जाती तो आपको क्या दिक्कत थी? आपको तो अपना काम ही निकालना है ना बस। अपने माँ पापा का तलाक, उसके बाद तो आप भी मुझे छोड़ देंगे जैसे सम्राट जी मुझे छोड़ देते। आप दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे। ये सुनते ही अंश अपना हाथ नायरा के हाथ से हटाते हुए कहते हैं, तुम्हें मैं उसकी तरह लगता हूँ? रियली? तुम्हें लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ? और अगर ऐसा लगता है ना तो लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नायरा धीरे से कहती है, पर मुझे पड़ता है। मैं आपके साथ अगर 2 दिन भी गुजारूँ तो कम से कम आप मेरे साथ थोड़ा सा तो अच्छी तरह से रहिए। हमेशा बस मुझे डांटते बोलते रहते हैं। मुझ पर तरस नहीं आती आपको? अचानक से नायरा का इतना बड़ा बदलाव सुनकर अंश हैरान होते हुए कहते हैं, तरस? वो भी तुम पर? तुम हो ऐसी चीज़ जिस पर मुझे तरस आए? जहर की तरह तो बातें करती हो, गुस्सा आता है बस तुम्हारे ऊपर। मैं नायरा जी कहती है, ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपसे। आप मुझ पर गुस्सा उतारते रहिएगा, चाहिएगा तो मुझे मार भी दीजिएगा, ठीक है? उसकी बातों सुन करके अंशु थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहते हैं, पता नहीं क्या हो तुम, थोड़ी पागल सी हो। तभी नायरा जो बगल के आरे के स्टाफ को देखते हुए कहती है, अब सुनिए, अब इनका ब्लड ले सकती हैं आप, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। जैसे अंश ने यह सुना था, वो अपने हाथ के वेंस की तरफ एक बार देखते हैं जो अभी तक तो गुस्से में उभर आई थी, मगर अब धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगी थी। और फिर वो अपनी निगाहों को नायरा की तरफ घुमाकर हैरानी से देखते हुए कहते हैं, थोड़े से स्मार्ट भी हो। और ये बोलते बोलते उनके चेहरे पर हल्की से स्माइल आ गई थी। अब फाइनली उनका खून ले लिया जाता है। आइए जानते हैं क्या बच पाएगा नितिन, और क्या हो पाएगी अंश के खून से नितिन की मदद। आइए जानते हैं अब कैसे होगा नायरा का वेलकम उसके अपने ससुराल में। और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।